देखो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जानने के लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी बेसिक्स को समझेंगे कि ये हार्मोन्स निकल कहाँ से रहे हैं, कैसे कैसे निकल रहे हैं। तो ये तो पता ही होगा कि जो हार्मोन्स का रेगुलेशन है वो पिट्यूटरी से होता है। तो हम पहले पिट्यूटरी पे आते हैं। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ न्यूक्लियस होती हैं हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी निकल रहा होता है, जो कि एक कैविटी में होती है, जिसको सेला टर्सिका बोलते हैं। ठीक, तो जो न्यूक्लियस है ना, उसमें एक न्यूक्लियस है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरा न्यूक्लियस है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। ये सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस क्या करवाता है, ऑक्सीटोसिन निकलवाता है, और पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस वेसोप्रोसिन निकलवाता है। एक उसके बाद एक न्यूक्लियस और होती है जिसको बोलते हैं आर्कुएट। आर्कुएट क्या करता है, यहाँ से GnRH निकलवाता है, GnRH। लेकिन ये GnRH पोस्टीरियर पिट्यूटरी में न जा करके इंटीरियर पिट्यूटरी में जाता है, और इंटीरियर पिट्यूटरी में जैसे जाता है यहाँ से निकलवाता है FSH हार्मोन्स। ये FSH हालांकि निकलवाता TSH, LH, बाकी बहुत सारे हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन हम पहले FSH के बारे में जानेंगे। ओके, तो पहले पोस्टीरियर पिट्यूटरी की थोड़ी सी देख लेते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या क्या है। देखो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पता ही होगा कि पोर्टल सिस्टम होता है, पोर्टल सिस्टम होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाके पोर्टल सिस्टम में अपना जो सिक्रेटरी मटेरियल है वहाँ पर ड्रेनेज कर देता है। वहाँ उसके बाद ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन अपने जो अवेलेबिलिटी होती है, जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से काम करता है। तो इंटीरियर पिट्यूटरी में जो अच्छा अभी GnRH आया था, GnRH आया था, वो क्या करा रहा था, FSH को निकलवा रहा था। तो FSH की हम अब आगे की चीज़ें देखेंगे। देखो हो क्या रहा है, पहले FSH निकला। ठीक, FSH निकलता है जैसे ही ना, देखो हमारे जो फीमेल एक होती है, उसके फीमेल में जो ओवरी में बहुत सारे तुम्हारे ये oocyte होते हैं। ठीक, लेकिन इसमें से कोई एक oocyte के पास सबसे ज़्यादा रिसेप्टर होता है FSH के लिए। FSH के लिए सबसे ज़्यादा तुम्हारे पास रिसेप्टर होता है। जिसके पास सबसे ज़्यादा रिसेप्टर होता है ना, वही आगे जाता है। इसको बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। ठीक, अब देखो तुम्हारे इंटीरियर पिट्यूटरी से तुम्हारा इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकला, FSH निकला। ये सब पे काम किया, लेकिन इस पर किसी के पास सबसे ज़्यादा रिसेप्टर था, मान लो इसके पास सबसे ज़्यादा रिसेप्टर था, ये डोमिनेंट फॉलिकल हुआ और यही आगे बढ़ा। बाकी क्या किए, देखो बाकी क्या किए, ये इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ क्या किए। बाकी का क्या हुआ, बाकी का ये हुआ कि जो FSH है, जो FSH क्या हुआ कि FSH इस जो फॉलिकल है जैसे ग्रो करना स्टार्ट करती है ना, ये फॉलिकल दो हार्मोन्स निकलवाती हैं। एक को एस्ट्राडायोल बोलते हैं, जिसको E2 बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं इनहिबिन बी। ये दोनों हार्मोन्स मिल के ना तुम्हारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको भेजती है सिग्नल और देती है निगेटिव फीडबैक। जैसे ही उसको निगेटिव फीडबैक देती है ना, वो क्या करता है, FSH को कम कर देता है। इसीलिए इस ग्राफ में देखो ना अच्छे से, तो ये ग्राफ नीचे जाता है, FSH कम हो जाता है। ठीक, लेकिन क्या E2 मतलब एस्ट्रोजन तो बढ़ ही रहा है। तो एक लेवल ऐसा आता है कि एस्ट्रोजन, देखो एस्ट्रोजन तो बढ़ ही रहा है। क्यों, क्योंकि ये फॉलिकल बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे फॉलिकल बढ़ते हैं वैसे वैसे एस्ट्रोजन बढ़ता है। तो जैसे जैसे देखो फॉलिकल बढ़े जा रहे हैं, एस्ट्रोजन भी बढ़े जा रहा है। तो एस्ट्रोजन जब बढ़े जाता है तो उसके साथ साथ एस्ट्रोजन जब पीक पे जाता है, तो जैसे एस्ट्रोजन पीक पे जाता है ना, ये जो LH हार्मोन्स है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, ये इसके अंदर तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो फॉलिकल है, इसके अंदर तो तुम्हारे वो साइड जो प्राइमरी बन रही है वो तो मैच्योर हो रही है। तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का जो सर्ज आता है, सर्ज मीन्स कि इंक्रीज होना स्टार्ट करता है। जैसे ही अचानक से सर्ज आता है ना, उसके कुछ ही टाइम बाद, 36 घंटे बाद, ये सर्ज हाई पीक हो जाता है। ठीक, जैसे पीक हो जाता है, इसको बोलते हैं LH सर्ज, LH पीक होने पे जो तुम्हारी फॉलिकल है वो रप्चर होती है और उससे oocyte बाहर निकल जाता है, प्राइमरी oocyte, और उसके बाद जो बनता है रिमिनेंट, उसको बोलते हैं कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम मेनली 4 हार्मोन्स निकालता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कौन कौन से हार्मोन्स निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, एस्ट्रोजन निकालता है, इनहिबिन ए निकालता है और रिलैक्सिन निकालता है। ये 4 हार्मोन्स निकालता है। इसीलिए जब ये रप्चर होता है, उसके बाद जब ये सारे हार्मोन्स निकलते हैं, 4 हार्मोन्स निकलते हैं,
उस 4 हार्मोन्स के निकलने के बाद तुम्हारा प्रोजेस्टेरॉन जो निकलता है वो प्रोजेस्टेरॉन पीक ला देता है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन पीक। तो एस्ट्रोजन भी निकालता है, इसलिए थोड़ा सा एस्ट्रोजन भी पीक में आता है। लेकिन जैसे ही एस्ट्रोजन पीक में आता है, ये रप्चर होते हैं, तो 28 डेज जाते जाते क्या होता है, कार्पस लुटियम अगर मान लो कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसका ये जो निकला हुआ है ये तो बाहर निकलेगा, ये जो निकला हुआ है अगर मान लो इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और एक कार्पस लुटियम बना हुआ है, तो कार्पस लुटियम क्या करता है, डीजनरेट कर जाता है। जैसे ही कार्पस लुटियम डीजनरेट कर जाता है, ये जितने भी हार्मोन्स निकालता है, मतलब 4 हार्मोन्स निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन निकालता है, एस्ट्रोजन भी निकालता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये क्या करते हैं, ये डीजनरेट कर जाते हैं। जैसे ही कार्पस लुटियम डीजनरेट करता है, ये भी ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि यही निकलवा रहा था। तो उसके बाद क्या होता है कि ये सारे मिल करके इंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक कि ऐसा है कि ओवुलेशन हो गया लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए कार्पस लुटियम मैं डीजनरेट हो रहा हूँ। तो ये पॉजिटिव फीडबैक देते थे एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, फिर से एफएसएच को निकलवाना स्टार्ट कर देता है। देखो इस टर्म को समझो, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएसएच शुरू में क्या कर रहा था, एफएसएच ही फॉलिकल बना रहा था। अब फॉलिकल पूरी तरीके से डीजनरेट कर गए, तो एफएसएच को फिर से निकलना पड़ेगा 28 डे बाद फॉलिकल बनाने के लिए। तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलता है जब कार्पस लुटियम डीजनरेट हो जाता है, इसके सारे हार्मोन डीजनरेट हो जाते हैं, तो एफएसएच को पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एफएसएच क्या करता है, फिर से स्टार्ट करता है। इसीलिए तुम ये एफएसएच का बस ग्राफ देखो एक बार मैं सबको मिटा देता हूँ, एक बार बस एफएसएच का ग्राफ देखते हैं। देखो पहले एफएसएच निकला, सबसे पहले एफएसएच ही निकलता है, ठीक, पहले एफएसएच निकला तो क्या किया कि एस्ट्रोजन आया, एस्ट्रोजन ने क्या किया, एफएसएच को घटा दिया। फॉलिकल जाता है ना निगेटिव फीडबैक देने के लिए पिट्यूटरी के पास, तो घटा दिया। लेकिन एक बार थोड़ा सा एफएसएच बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि एलएस सर्ज होता है। उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से घटा ही रह जाता है, निगेटिव फीडबैक में ही रहता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ये सब सारी चीज़ें बढ़ी हुई होती है, निगेटिव फीडबैक रहता है। बाद में क्या होता है, लास्ट में जाके देखोगे फिर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि कार्पस लुटियम डीजनरेट हो गया, अब पॉजिटिव फीडबैक में आ गया। ये एफएसएच की ग्राफ हो गई। अच्छा, एस्ट्रोजन की क्या सीन थी, एस्ट्रोजन पहले नॉर्मल लेवल पे अपने था, लेकिन एफएसएच जब बढ़ता है तो फॉलिकल बढ़ते हैं, यही फॉलिकल एस्ट्रोजन निकलवाते हैं। इसलिए जब फॉलिकल सबसे बड़ा होता है तो एस्ट्रोजन सबसे बढ़ जाता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन करवाता है एलएच सर्ज। ये एलएच सर्ज जैसे होता है एलएच पीक पे जाता है। अच्छा, एलएच पीक फिर क्या करवाता है, एलएच पीक रप्चर करवा देता है इस फॉलिकल का। जैसे ही फॉलिकल रप्चर होते हैं, ये ओवम बाहर निकलता है और इसके बाद ये बनता है कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम 4 हार्मोन्स निकलवाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और इनहिबिन भी। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है, एस्ट्रोजन फिर थोड़ा सा हाई हो जाता है, उसके बाद ये दोनों तो अपने नॉर्मल लेवल पे ही होते हैं, इनका तो कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाता। लेकिन जब कार्पस लुटियम डीजनरेट कर जाता है, उसके बाद क्या होता है, फिर से एफएसएच को निकलना पड़ता है। क्यों, क्योंकि फिर से साइकिल स्टार्ट करवाना है। तो बस इतना ही फेज थे इसमें, और कुछ नहीं।